बिहार के नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा को लेकर सबसे पहले जो सुनवाई होती है उसकी तारीख होती है 13 मार्च। 13 मार्च को सुनवाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पास ओवर कर दिया जाता है। फिर अगली तिथि मुकर्रर की जाती है 14 मार्च। 14 मार्च को लंच आवर के पहले और लंच आवर के बाद जोरदार बहस होता है, घंटों बहस होता है। 14 मार्च को भी सुनवाई पूरी नहीं होती है। फिर अगली तिथि मुकर्रर की जाती है और अगली तिथि 15 मार्च होती है। 15 मार्च को भी लंच आवर के पहले और लंच आवर के बाद बहस होती है, जोरदार बहस होती है और सुनवाई बिहार के नियोजित शिक्षकों के मामले की पूरी हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जीत कैसे होने जा रही है, किस आधार पर बिहार के नियोजित शिक्षक ये केस जीत रहे हैं। 15 मार्च को लंच आवर के बाद जो सरकार ने दलीलें दी है, उस दलील से चीफ जस्टिस जो पटना उच्च न्यायालय के हैं वो खुश नहीं दिखे, वो संतुष्ट नहीं दिखे। और इस मामले को हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि लंच आवर के बाद 15 मार्च को क्या हुआ और आपके जीतने का आधार यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीतने का आधार क्या होगा। इसलिए आगे इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए 15 मार्च को लंच आवर के पहले जो सुनवाई हुई वो तो हुई, बहुत सारा बहस हुआ। नियोजित शिक्षकों के तरफ से जो पटना उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट थे YV गिरी साहब और भी लोग थे और भी अधिवक्ता महोदय थे पटना उच्च न्यायालय से, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो वकील साहब आए थे DS नायडू साहब, जो कि केरला हाई कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। जोरदार बहस किए। सरकार के जो अधिवक्ता महोदय थे उनके पास जवाब नहीं था और जवाब लेने के लिए उन्होंने जवाब देने के लिए सरकारी अधिवक्ता महोदय ने वक्त मांगा, क्योंकि चीफ जस्टिस महोदय ने जो सवाल किया 15 मार्च को, उस सवाल का जवाब सरकारी अधिवक्ता महोदय के पास नहीं था। वे फंस गए और उसके बाद उन्होंने समय मांगा कि हम विभाग से इसकी जानकारी लेकर महोदय को देंगे। उसके बाद क्या था, लंच हुआ। लंच के बाद सरकारी अधिवक्ता महोदय ने जानकारी ली और फिर चीफ जस्टिस महोदय को बताया। लेकिन वो जानकारी क्या थी, वो बातें क्या थी, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए बिहार के सरकारी स्कूल एक ही है, ऐसा नहीं है कि BPSC से जो बहाल हो रहे हैं उसके लिए अलग सरकारी स्कूल है, नियोजित टीचर जो है उसके लिए अलग सरकारी स्कूल है, या जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके लिए अलग सरकारी स्कूल होंगे, या फिर जो पूर्व से BPSC शिक्षक है, BPSC से बहाल पूर्व से भी शिक्षक है, 34,540 के भी शिक्षक है, और उससे सबसे पुराने जो शिक्षक है नियमित शिक्षक वो भी है। तो एक ही विद्यालय में इतने तरह के शिक्षक पहले से कार्य कर रहे हैं और फिर एक नया शिक्षक बनाने की जरूरत क्या थी। इस सवाल पर सरकारी अधिवक्ता महोदय, जो हमारी जानकारी है, जो हमें जानकारी मिली है, जो लोग आर्ग्यूमेंट के दौरान कोर्ट में उपस्थित थे, उन्होंने जो जानकारी दी है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस महोदय ने जो बेंच था, जो सुनवाई हो रही थी, उसमें जो 2 जज साहब थे, उन्होंने जब सवाल जवाब किया तो जब बोला गया कि पूर्व से जब इतने शिक्षक एक ही विद्यालय में इतने तरह के शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो फिर एक नया शिक्षक परीक्षा लेकर बनाने की क्या ज़रूरत है। और इस सवाल का जवाब सरकारी अधिवक्ता महोदय नहीं दे पाए और जो जवाब दिए उससे जज साहब, चीफ जस्टिस महोदय संतुष्ट नहीं दिखे। तो ऐसे में यह सवाल बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि आप नियोजित शिक्षक को एक तरफ कह रहे हैं कि आप परीक्षा पास कर जाइए, वो भी कौन सी परीक्षा, BPSC सिलेबस के आधारित होने वाली परीक्षा, उसको आप पास कर जाइए। ऑनलाइन परीक्षा है, 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं लोग और ऑनलाइन परीक्षा देंगे, वो भी BPSC के सिलेबस पर फ्रेशर के रूप में परीक्षा देंगे, प्रतियोगी परीक्षा के समान परीक्षा देंगे। और उसके बाद आप क्या बना रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक, जबकि वहाँ ऑलरेडी कई तरह के शिक्षक पूर्व से है। तो शिक्षकों के इतने कैटेगरी बनाने के क्या कारण है, इसका कोई ठोस जवाब सरकारी अधिवक्ता महोदय नहीं दिए और यह बड़ा कारण होगा बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीतने का। उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि जो लोग
परीक्षा पास नहीं करेंगे। जस्टिस महोदय का जो सवाल जवाब था और सरकारी अधिवक्ता महोदय का जो सवाल जवाब था, मतलब जो जवाब दे रहे थे महोदय चीफ जस्टिस महोदय को, तो बोले कि जो पास नहीं करेंगे वो उसको भी आप उसी विद्यालय में रखेंगे। जो नियोजित शिक्षक, आप कह रहे हैं कि हम किसी को हटाएंगे नहीं। जो जवाब वहाँ सरकारी अधिवक्ता के महोदय सरकार की तरफ से दिया गया कि हम किसी को हटाएंगे नहीं, और नहीं हटाएंगे तो कहाँ रहेंगे वो शिक्षक, सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक, उसी विद्यालय में। तो पूर्व से इतने तरह के शिक्षक और फिर दो अलग कैटेगरी बना दे रहे हैं, सक्षमता पास शिक्षक और सक्षमता पास नहीं शिक्षक। तो ऐसे में इसकी ज़रूरत क्या है? इससे क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो पाएगा, गुणवत्ता आ पाएगी? ऐसे कई सवालों के घेरे में सरकार के अधिवक्ता महोदय आ गए थे, जवाब नहीं दे पाए। जज साहब सरकारी अधिवक्ता के महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे, और इसी आधार पर जो लोग वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद थे, प्रेजेंट थे, उनके चेहरे पर खुशी थी। पूरे जोश खरोश से यह जो सक्षमता परीक्षा है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली है, उसको चुनौती माननीय पटना उच्च न्यायालय में दी गई। पूर्व में जो चुनौती दी गई थी उसको पूरा सुना नहीं गया था, इसलिए बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन जब मिला तो 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च को सुनकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित सुनवाई को माननीय पटना हाई कोर्ट पूरा किया, और पूरा करने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया। जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जो बहस हुआ, वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिखा। बाकी होने के तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की जो उम्मीदें हैं न्यायालय पर पूर्व से रही है, न्याय मिला है, वो इतना बरकरार है कि सुरक्षित फैसले के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक कर रहे हैं, बिहार की जनता कर रही है। ऐसे में यह संभव है कि बहुत जल्द जो फैसला रिजर्व किया गया है सक्षमता परीक्षा को लेकर, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली को लेकर, उसे लोगों के सामने लाया जाए। तो संभावना यही है कि होली के बाद फैसला आ सकता है। तब तक के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही फैसला आए उस फैसले का विश्लेषण हम आपको करके बताएंगे कि आखिर बिहार के नियोजित शिक्षकों के जीतने का कारण क्या रहा और सरकार के हारने का कारण क्या रहा। बातें बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।